ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि है प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, जो कि दे रखा है चैप्टर 35 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंडर में। तो डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट करना सही नहीं रहेगा, तो उसके लिए सबसे पहले अपन जाएंगे नोट्स पे, जिससे अपन को ईजिली समझ में आए कि ये कॉन्सेप्ट बात क्या करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन स्टार्ट करेंगे बेल से। बेल होता क्या है? बेल एक टेम्पररी रिलीज होता है। टेम्पोररी रिलीज। ये टेम्पररी रिलीज किसका होता है? अक्यूज्ड पर्सन का होता है। अक्यूज्ड पर्सन कौन होता है? जिसने कोई क्राइम कमिट किया है। क्योंकि ये माना जाता है कि जब तक अक्यूज को गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाता तब तक वो इनोसेंट होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जो बेल है वो इसलिए अक्यूज को दी जाती है कि जब तक उसका ट्रायल प्रूव नहीं हो जाता कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया है, तो तब तक उसे बेल पे रखा जाएगा। अब वैसा थोड़ी ना है कि हर केस में बेल दे दी जाएगी। तो बेल दो टाइप के ऑफेंसेस की हो सकती है। पहला होता है बेलेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब इन दोनों में अपन को डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बेलेबल ऑफेंस होता है वो लेस सीरियस नेचर का होता है, ये मोर सीरियस नेचर का होता है। जो बेलेबल ऑफेंस होता है उसमें बेल मैटर ऑफ राइट में दी जाती है कि अक्यूज का राइट होता है बेल पे कि वो एक बार अगर आएगा पुलिस कस्टडी में तो उसे मैटर ऑफ राइट के थ्रू बेल मिल जाएगी। जो ये होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसमें डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का कि बेल देनी भी है या नहीं देनी है। तो ऐसे बेल होता है। अपन ने थोड़ा थोड़ा समझा बेल क्या होता है। टेम्पररी रिलीज होता है। टेम्पररी रिलीज होता है। किसका रिलीज होता है? टेम्पररी अक्यूज पर्सन का होता है। बेल देने से पहले क्या कंसिडर किया जाता है कि वो बेलेबल ऑफेंस है या वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि दोनों के लिए कंडीशंस अलग अलग होती हैं। बेलेबल ऑफेंस में तो बेल मैटर ऑफ राइट होती है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो बेल होती है वो डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का कि बेल देना है या नहीं देना है। तो अपन को अब कुछ कॉमन टर्म्स भी समझने पड़ेंगे कि बेल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो कॉमन टर्म समझना भी ज़रूरी है। तो कुछ कॉमन टर्म्स हैं। पहला एक कॉमन टर्म तो हो गया बेल, इसको अपन सिंपल रखते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिससे जो अक्यूज्ड है वो टेम्परेरीली रिलीज होता है, ये बेल होता है। दूसरा क्या होता है? एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्या होता है? एक प्रॉमिस होता है। बॉन्ड एक टाइप का प्रॉमिस होता है जो अक्यूज पर्सन करता है और बोलता है आई विल अपीयर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो अक्यूज बोलता है मैं अपीयर करूंगा और मैं कंडीशन से अबाइड करूंगा बेल की। अबाइड बेल, ये बेसिकली बॉन्ड का काम होता है। तीसरा आता है श्योरिटी। अब श्योरिटी क्या होता है? श्योरिटी एक टाइप का गारंटर होता है जो गारंटी लेता है
कि अगर अक्यूज पर्सन जो है अगर वो अपेयर नहीं करेगा तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। एक होता है सिक्योरिटी। ये वो अमाउंट होता है जिसे फोरफिट कर लिया जाता है अगर अक्यूज्ड अपेयर नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है समझने वाले। अब क्या होता है, बेल एक टेम्परेरी रिलीज होता है। किसका टेम्परेरी रिलीज होता है? एक्यूज पर्सन का होता है। ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है? गिल्टी प्रूव होने से पहले अक्यूज को इनोसेंट समझा जाता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बेल दो टाइप के ऑफेंसेस में दी जा सकती है, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस लेस सीरियस होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस मोर सीरियस होता है। बेलेबल ऑफेंस में जो बेल है वो मैटर ऑफ राइट पे मिलती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का। बेल क्या होता है? एक टेम्परेरी रिलीज होता है एक्यूज पर्सन का। बॉन्ड, श्योरिटी, सिक्योरिटी। अब जो बेल है वो विद श्योरिटी हो सकती है या विदाउट श्योरिटी हो सकती है। विद श्योरिटी में तो श्योरिटी गारंटी लेगा, और विदाउट श्योरिटी में अक्यूज्ड अपने आप गारंटी लेगा हिमसेल्फ। अपन ने ये तो समझ लिया है। अब अपन एक और चीज़ समझते हैं। बेलेबल ऑफेंस में तो मैटर ऑफ राइट से बेल मिल जाती है, पर नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे मिलती है ये भी तो समझना ज़रूरी है। तो कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो कोर्ट है जो कोर्ट है वो कंसीडर करता है बेल ग्रांट करने में इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। कुछ ऐसे कंडीशंस भी तो होंगी, जो सर्कमस्टेंसेस भी होंगे जो वो कंसीडर करेगा। सबसे पहले वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट करने से पहले कंसीडर करता है नेचर ऑफ क्राइम। ये क्या नेचर है उस क्राइम का? हीनियस है या ग्रेव है? अगर हीनियस और ग्रेव दोनों हैं तो कोर्ट टिल्टेड हो जाता है टुवर्ड्स नॉट ग्रांटिंग बेल। ये कंडीशन वो तभी कंसीडर करेगा जब वो बेल दे रहा है। किस केस में? नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में। बेलेबल ऑफेंस के केस में तो पर से राइट है। दूसरा क्या देख सकता है? चांसेस ऑफ अक्यूज्ड रिपीटिंग द सेम। ये भी चेक करेगा कि कहीं अक्यूज को मैंने छोड़ दिया तो वापस वो कोई ऐसा ऑफेंस तो नहीं कमिट करेगा। कोर्ट ये भी एग्जामिन करेगा कि कहीं बेल देने के बाद वो एब्सकॉन तो नहीं कर जाएगा। नेचर ऑफ ऑफेंस भी देखेगा कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। ओल्ड एज, बैड हेल्थ, ये भी कंसीडर करेगा। तो ये सारी कंडीशंस है जो कोर्ट कंसीडर कर सकता है। कब? जब उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में बेल देनी होगी। तो चलिए, इतना समझ में आ गया अपन को, इतना काफ़ी है बेसिक समझने के लिए। तो अब थोड़ा रीड भी कर लेते हैं समझने के बाद। What is bail? Bail is the temporary release of an accused person from custody based on a promise that they will return
फॉर देयर ट्रायल और कोर्ट प्रोसीडिंग। बेल क्या है? सॉरी, पता नहीं कनेक्शन चला गया था। तो अपन कहाँ थे? बेल एक टेम्परेरी रिलीज होता है अक्यूज पर्सन का, किधर से? कस्टडी, इस प्रॉमिस के बेस पे कि वो रिटर्न करेगा फॉर ट्रायल और कोर्ट प्रोसीडिंग। ठीक है, तो अपन ने पहले भी चार्ट के थ्रू समझा था कि बेल क्या होता है, तो उसमें भी वही लिखा हुआ है कि बेल एक टाइप का टेम्परेरी रिलीज होता है। किसका टेम्परेरी रिलीज होता है? अक्यूज पर्सन का टेम्परेरी रिलीज होता है, इस प्रॉमिस पे कि जब भी कोर्ट उसे बुलाएगा तो अक्यूज पर्सन आएगा। अब इसमें आगे क्या बता रखा है? अ पर्सनल बॉन्ड। पर्सनल बॉन्ड एक टाइप का प्रॉमिस है और मॉनेटरी सिक्योरिटी है, जिसमें मनी डिपॉजिट होता है एश्योरेंस के रूप में कि अगर वो नहीं आता है, अक्यूज पर्सन नहीं आता है, तो उस मनी को जो है फोरफीट कर लेंगे। फोरफीट मतलब अब उसे नहीं मिलेगा। ये एक टाइप की सिक्योरिटी होती है जिसमें श्योरिटी नहीं होती है, मनी की सिक्योरिटी होती है। पर्पस क्या होता है बेल का? पर्पस ऑफ बेल इज नॉट टू पनिश, इट्स टू इंश्योर द अक्यूज विल अपीयर इन कोर्ट while still respecting their freedom until proven guilty। बेल का पर्पस पनिश का नहीं होता है। वो ये सोचता है कि जब तक एक्यूज प्रूवन गिल्टी नहीं हो जाता तब तक उसे बाहर फ्रीली घूमने दो, और जब जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो कोर्ट में आ जाएगा। अब टाइप्स ऑफ बेल क्या हैं? पहली तो एक रेगुलर बेल है। व्हेन समवन हु इज़ ऑलरेडी अरेस्टेड अप्लाइज फॉर रिलीज, जो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है अगर वो अप्लाई कर रहा है बेल के लिए तो वो रेगुलर बेल होती है। दूसरी टाइप की बेल होती है एंटिसिपेटरी बेल। When someone fears arrest in a non-bailable offense and seeks protection before getting arrested। मतलब मान लो किसी पर्सन ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, या तो उसने नहीं किया बट उसे एप्रीहेंशन है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। बेसिकली जो ये एंटिसिपेटरी बेल होती है ना, ये पॉलिटिकल लोग बहुत लेते हैं। क्यों? सबको पता होता है इलेक्शन का टाइम आएगा, ये हमें किसी फॉल्स केस में फंसा देंगे, उससे जेल ना हो जाए, इसलिए लोग एंटिसिपेटरी बेल फाइल करके रखते हैं कि अगर कोई भी पुलिस अरेस्ट करने आएगी तो हम उसे एंटीसिपेटरी बेल दिखा देंगे और वो हमें रिलीज़ कर देगी। तीसरी होती है इंटरिम बेल, टेम्परेरी बेल गारंटेड वाइल द मेन बेल एप्लीकेशन इज बीइंग डिसाइडेड अंडर द लॉ, इंडियन लॉ। मतलब ये तब तक की बेल होती है जब तक जो मेन बेल एप्लीकेशन डिसाइड हो रही है। मान लो अगर बेल एप्लीकेशन आपने फाइल कर रखी है और वो कोर्ट में पेंडिंग है, तब तक के लिए जो बेल आपके पास होगी वो होगी इंटरिम बेल। अब बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? जिसमें बेल होती है मैटर ऑफ राइट, कोर्ट और पुलिस दोनों ही ग्रांट कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई मना नहीं करेगा, उसको कोई प्रूव नहीं करना है और दे दी जाएगी। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? जिसमें बेल जो होती है वो गारंटी नहीं की जाती और ये डिपेंड करती है जज के डिस्क्रिप्शन पे। अगर जज का मन होगा तो बेल मिल जाएगी, अगर जज का मन नहीं है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको कोई भी बेल नहीं दिला सकता। ये पूरे पूरे जज के डिस्क्रिप्शन पे रहती है। तो चलिए अब अपन बेरेक्ट पे आते हैं डायरेक्टली। इसमें अपन को ज़्यादा सेक्शन नहीं पढ़ना, 479 से 483 तक पढ़ना है, वही इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है। बाकी सब तो आपको उसे मार्जिनल नोट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में, वो इनफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 35, प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। आई थिंक ये बेयर एक्ट में कोई इशू है। रुको मैं बेयर एक्ट दूसरा ओपन करता हूँ, इसमें कोई इशू लग रहा है मुझे। चैप्टर 35, प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। सेक्शन 478, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। तो बेसिकली ये जो है वो बेलेबल ऑफेंस के बारे में भी बात करता है, जिसमें जो बेल होती है वो एज अ मैटर ऑफ राइट होती है, पुलिस ऑफिसर भी आपको रिलीज कर सकता है। इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन,
व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि अदर देन द पर्सन जो कि अक्यूज्ड है ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन विदाउट अ वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail. तो सिंपली ये बोलता है अगर कोई भी पर्सन है अदर देन जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट हुआ है या डिटेन हुआ है या फिर विदाउट वारंट अरेस्ट हुआ है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा और कोर्ट के सामने लाया गया है, तो उस टाइम पे वो बेल देने के लिए रेडी है तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल पे, क्योंकि इसमें तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है ही नहीं, बेलेबल ऑफेंस है, मैटर ऑफ राइट पे बेल मिल जाएगी. प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर और कोर्ट इफ ही थिंक्स फिट मे एंड शेल इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट is unable to furnish surety instead of taking bail bond from such person, discharge him on executing a bond for his appearance as hereinafter provided. अब मान लो कि उस ऑफिसर या कोर्ट को लगता है कि वो जो पर्सन है वो इंडिजेंट है, मतलब बेल के लिए फर्निश नहीं कर सकता है, तो उसे बेल बॉन्ड के बिना ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और रिलीज कर दिया जाएगा. अब एक्सप्लेनेशन में क्या देखा है, अब कब माना जाएगा कि वो इंडिजेंट है, वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू गिव अ बेल बॉन्ड विद इन अ वीक ऑफ द डेट ऑफ हिज अरेस्ट, it shall be sufficient ground for the officer of the court to presume that he is an indigent for the purpose of this proviso. अब ऐसे कैसे क्लियर होगा कि वो इंडिजेंट है या नहीं है. मान लो जब से उसे अरेस्ट किया गया है तब से विद इन वीक ऑफ सच अरेस्ट वो फर्निश नहीं कर पाया बेल को, तो ये सफिशिएंट ग्राउंड माना जाएगा कि वो बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर सकता है, उसे इंडिजेंट मान लिया जाएगा. Provided further that nothing in this section shall be deemed to affect the provisions of subsection 3 of section 135 और section 192. इस प्रोविजन में कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 135 को और सेक्शन 492 को. Notwithstanding anything in subsection 1 where a person has failed to comply with the condition of the bond or bail bond regards the time and place of attendance, the court may refuse to release him on bail when on subsequent occasion in the same case he appears before a court or is brought in the custody, and any such refusal shall be without a prejudice to the powers of the court to call upon any person bound by such bond or bail bond to pay the penalty thereof under section 491. अब क्या होता है, उसे बेल पे तो रिलीज़ कर दिया गया है बेलेबल ऑफेंस पे, पर वो उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है जो बेल में कंडीशंस मेंशन्ड है, ना वो अपेयर कर रहा है कोर्ट में. तो अगर वो सब्सिक्वेंटली लाया जाता है कोर्ट के पास तो उसकी बेल को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसे वापस कस्टडी में ले लिया जाएगा. ये सब सेक्शन 2 बोलता है. तो सेक्शन 478 बेसिकली डील करता है उन केसेस पे, बेलेबल ऑफेंस के केसेस से डील करता है कि बेलेबल ऑफेंस के केस में बेल कैसे मिलेगी. तो ये सब इसमें बता रखा है. सेक्शन 479 मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन. वो क्या मैक्सिमम टाइम रहेगा जब किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर को डिटेन किया जा सकता है. कि ऐसा तो है नहीं पूरे टाइम के लिए उसे डिटेन कर लिया जाए, तो उसे मैक्सिमम टाइम बता रखा है कब तक उसे डिटेन करके रखा जा सकता है जेल में. सबसेक्शन 1 वेयर अ पर्सन हैज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल अंडर द सहायता ऑफ एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ नॉट बीइंग एन ऑफेंस फॉर विच punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishment under that law, undergone the detention period extending up to one half of the maximum period of imprisonment specified for that offence under the law, he shall be released by the court on bail. अब कब उस पर्सन को बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा ये सबसेक्शन 1 बताता है. अगर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल उसने 1/2 ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट कोर्ट में ही गुजार, मतलब इसी में क्या बोलते हैं डिटेंशन में ही गुजार दिया है,
तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल पे। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है कि उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं करा होना चाहिए जिसकी जो पनिशमेंट है या तो डेथ है या LI है, तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में ये कहता है, अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अगर किसी पर्सन ने 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड डिटेंशन में गुजार दिया है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल पे। उसके कुछ एक्सेप्शन है कब उसे रिलीज़ नहीं किया जाएगा, कि जो ऑफेंस है उसने जो कमिट किया है उसकी पनिशमेंट या तो डेथ है या LI है, तो उसे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब इसके प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइडेड डेट वेयर सच पर्सन इज़ अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। अब मान लो वो पर्सन अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, मतलब पहली बार ही कोई उसने अपराध किया है, हु हैज़ नेवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द पास्ट, जिसने पहले कोई ऑफेंस कमिट नहीं कर रखा है पास्ट में, he shall be released on the bond by the court if he has undergone the detention period extending up to 1/3 of the maximum period of imprisonment specified for such offense under that law। तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए नया रूल है इसमें कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, FTO फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, और अगर उसने जो मैक्सिमम पीरियड है इम्प्रिजनमेंट का उसका 1/3 अंडरगो कर लिया है तो उसे भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये कब रिलीज़ किया जाएगा, ये उसकी बात हो रही है जब ट्रायल अभी कंटिन्यू चल रहा है। ड्यूरिंग द ट्रायल अगर उसने 1/3 पीरियड के लिए वो अंडरगो कर चुका है और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा, ये प्रोवाइजो बोलता है। अब फर्दर प्रोवाइजो क्या बोलता है? प्रोवाइडेड फर्दर डेट द कोर्ट में आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर and for the reasons to be recorded by it in writing order the continued detention of such person for a period longer than 1/2 of the said period or release him on bail bond instead of his bond। अब भैया होता क्या है, अगर किसी पर्सन ने 1/2 डिटेंशन में गुजार दिया है तो उसको जो रिलीज़ है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हेयर करने के बाद ही किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जा सकता। ये एक ऑब्लिगेशन बताई जा रही है। Provided also that no such person shall be in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offence under the law। अब मान लो ट्रायल ही चल रहा है, थेफ्ट की पनिशमेंट थी 3 years, अब ट्रायल के दौरान ही उसने अंडरगो कर ली वो, तो उसे बिना FN बट के रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर उसने अंडरगो कर ली है ड्यूरिंग द ट्रायल ही उसकी इम्प्रिजनमेंट। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन फॉर ग्रांटिंग द बेल द पीरियड ऑफ डिटेंशन पास ड्यू टू डिले इन प्रोसीडिंग कॉज बाय द अक्यूज शैल बी रिड्यूस। अब मान लो अक्यूज की वजह से ही कुछ डिले हुआ है ट्रायल में, तो वो माइनस कर दिया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। Subsection 2 notwithstanding anything in the subsection 1 subject to the third proviso thereof where an investigation, inquiry or trial in more than one offence or multiple cases are pending against the person he shall not be released on bail by the court। अब मान लो किसी पे अगर मल्टीपल ऑफेंसेस हैं तो अगर वो थर्ड प्रोवाइजो में भी आ रहा है तो भी उसे रिलीज़ नहीं किया जाएगा भाई। अगर आप पे मल्टीपल ऑफेंसेस है तो आपको रिलीज़ नहीं किया जा सकता। अब इसमें क्या है, सबसेक्शन 3 में ड्यूटी बता रखी है किसकी? सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल वेयर द अक्यूज पर्सन इज डिटेन। अगर अक्यूज पर्सन को डिटेन कर रखा है तो जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल है ऑन कंप्लीशन ऑफ 1/2
one half or one third of the period mentioned subsection 1 as the case may be shall forthwith make an application writing to the court to proceed under subsection 1 for the release of such person. अब ये ड्यूटी है सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल की, जहाँ पे अक्यूज पर्सन डिटेन्ड है, कि जैसे ही वन हाफ या वन थर्ड पीरियड कंप्लीट हो जाता है जो कि मेंशन है सबसेक्शन 1 में, तो वो एप्लीकेशन बना के भेजेगा कोर्ट को कि उस पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाए बेल पे। इसमें किसकी ड्यूटी है? सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल की ड्यूटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 480, व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। कब बेल ली जा सकती है इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस? सिंपली समझो कि कब मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट कर सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, वो आपको बताएगा ये वाला सेक्शन। तो चलिए अब अपन ऐसे ही पढ़ते हैं। सबसेक्शन 1, व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ or suspected of the commission of any bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of police station or appears or is brought before a court other than a high court or court of session, he shall be released on bail. अगर कोई पर्सन है वो सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है विदाउट वारंट, किसके द्वारा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा। अगर उसे लाया जाता है कोर्ट के पास, जो कि उस कोर्ट के पास जो कि हाई कोर्ट नहीं है या कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल पे। ठीक है, तो अब इसमें ये भी बोल रखा है अगर अगर वो हाई कोर्ट नहीं है और कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, तो ये किसके बारे में बात कर रहा होगा? ये मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट के बारे में बात कर रहा होगा। Clause 1, such person shall not be so released if there appear reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life. अब मैजिस्ट्रेट भी उसे रिलीज़ नहीं करेगा अगर उस पर्सन ने जो ऑफेंस किया है उसका रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि वो ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट है डेथ या LI, तो उसे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। Clause 2, such person shall not be so released if such offence is a cognizable offence and he had been previously convicted of an offence punishable with death, imprisonment for life, imprisonment for 7 years or more, or he had been previously convicted on 2 or more occasions of a cognizable offence punishable with imprisonment for 3 years or more. अब भाई ये है कॉम्प्लिकेटेड चीज़। पहले तो वो बोल रहा है रिलीज़ कर दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा। क्लॉज 1 क्या बोलता है? क्लॉज 1 सिंपली बोलता है, बहुत अच्छे से समझेंगे, अगर उसने कोई ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ है, तो उसे रिलीज़ नहीं किया जाएगा मैजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा बेल पे। सेकंड, वो ये बोलता है अगर वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है किसी ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट या तो LI थी या डेथ थी या 7 years प्लस थी, और या तो वो 2 से ज़्यादा बार मोर देन 2 times किसी ऐसे ऑफेंस के लिए पनिश करा जा चुका है जिसकी पनिशमेंट 3 years और मोर है और लेस देन 7 years है, तो इन केसेस में तो उसे बेल भाई साहब नहीं मिल सकती। ये सिंपली ये बोलता है। क्या बोलता है? अरे यार मेरे क्या अलग चक्कर है, आ जाओ आ जाओ,
तो गलत बेयर एक्ट है यार, ये वाली बेयर एक्ट है। ये भी गलत बेयर एक्ट है, ये वाली होगी, ये भी गलत है। हाँ यही वाली है। तो अपन किससे डील कर रहे थे? अपन इससे डील कर रहे थे इन दो क्लॉसेस के साथ, कि इसमें तो वो बोल रहा है कि बेल दे दी जाएगी, पर कब नहीं दी जाएगी? अगर रीजनेबल ग्राउंड है फॉर बिलीविंग कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट है डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर वो पर्सन को तब रिलीज़ नहीं किया जाएगा अगर उसने ऑफेंस कमिट किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, फॉर 7 years और मोर, or he had been previously convicted of 2 or more occasions of a cognizable offense punishable with imprisonment for 3 years or more but less than 7 years, तो उसे बेल नहीं दी जाएगी। अब provided that the court may direct the person referred in clause 1 or clause 2 be released on bail if such person is a child, woman, sick or infirm। भैया इसका भी एक्सेप्शन आ गया कि कब इन दो कंडीशंस के बाद भी उसे रिलीज कर दिया जाएगा? अगर वो पर्सन या तो चाइल्ड है या वुमेन है या इन्फर्म है, तो भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। इन्फर्म और सिक का मतलब है, इन्फर्म मतलब उसकी बहुत बुरी हालत है, मतलब वीक है, और या तो सिक है, तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर, प्रोवाइजो क्या बोलता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट दैट पर्सन referred to clause second be released on bail is satisfied that it is just and proper so to do for any special reason। अब ये जो क्लॉज 2 में मेंशन है उसे भी रिलीज़ किया जा सकता है बेल पे, अगर कोर्ट ये सेटिस्फाइड है कि जस्ट एंड प्रॉपर रीजंस है तो उसे रिलीज़ किया जा सकता है बेल पे। प्रोवाइड ऑल्सो दैट द मेयर फैक्ट दैट एन अक्यूज पर्सन मे बी रिक्वायर्ड फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय विटनेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस और फॉर पुलिस कस्टडी बियॉन्ड फर्स्ट 15 days shall not be sufficient ground for refusing to grant bail if he is otherwise entitled to release on bail and gives an undertaking that he shall comply with such directions as may be given by the court। मतलब मेयर फैक्ट इसके लिए कि अक्यूज पर्सन का आइडेंटिफिकेशन होना है विटनेस के द्वारा, उसके बेसिस पे बेल को मना नहीं किया जा सकता अगर वो फर्निश करता है कि मैं आ जाऊंगा जब भी बुलाया जाएगा, नेसेसरी होगा। प्रोवाइड ऑल्सो दैट नो पर्सन शेल इफ द ऑफेंस एलीज टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम इज पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life, imprisonment for 7 years or more be released on bail by the court under subsection without giving an opportunity of hearing to public prosecutor। प्रोवाइड ये वाला प्रोवाइजो ये बोलता है कि किसी पर्सन को रिलीज़ नहीं किया जाएगा अगर उसने जो ऑफेंस कमिट किया है जो कि पनिशेबल विद डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर है, बेल पे, विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग टू अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती दी गई हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हेयरिंग को। एक बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हेयरिंग को अपॉर्चुनिटी दे दी तो उसे रिलीज फिर भी किया जा सकता है अगर कोर्ट चाहता है तो। सबसेक्शन 2, इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर or court at any state of investigation, inquiry or trial, as the case may be, that there are not reasonable grounds for believing that accused has committed a non-bailable offense। अगर कोर्ट को ये अपेयर होता है किसी भी स्टेज पे, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल पे, और रीजनेबल ग्राउंड्स मिलते हैं ऑफ बिलीविंग कि जो उस पर्सन है उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया है, पर ये सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं for further inquiry into his guilt, the accused shall be subject to the provision of section 492 and pending such inquiry be released on bail at the discretion of such officer or court on the execution by him bond for his appearance after provided। अगर किसी भी स्टेज पे कोर्ट को लगता है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की कि जो कि रीजनेबल ग्राउंड्स है कि अक्यूज ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल पे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड पे। Subsection 3, when a person accused or suspected of commission of an offence punishable with imprisonment which may extend to 7 years or more of an offence under chapter 6, 7
एंड 17 और भारतीय न्याय संहिता 2023 और अबेटमेंट ऑफ और कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस इज रिलीज ऑन बेल अंडर सबसेक्शन द कोर्ट शैल इम्पोज दो कंडीशंस। अगर पर्सन जो है वो सस्पेक्टेड है उन ऑफेंसेस के लिए जो कि पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट में, जिसकी एक्सटेंड कर सकती है 7 ईयर्स तक, और वो या फिर वो उन ऑफेंस के लिए जिनके जो चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 17 और भारतीय न्याय संहिता में बता रखे हैं, या तो इन चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 17 के अबेटमेंट या कॉन्स्पिरेसी या अटेम्प्ट टू कमिट के लिए, तो उस पर स्पेशल कंडीशंस इम्पोज की जा सकती हैं। वो क्या होंगी? दैट सच पर्सन शेल अटेंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर, कि वो पर्सन जो है वो अटेंड करेगा उन कंडीशंस के साथ जो कि मेंशन्ड है इस चैप्टर में। दैट सच पर्सन शेल नॉट कमिट ऑफेंस सिमिलर टू द ऑफेंस विच ही इज अक्यूज, मतलब वो ऐसा कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा जिसका वो ऑलरेडी अक्यूज है, ऑफ द कमीशन ऑफ विच ही इज सस्पेक्टेड, कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं करेगा जिसका वो सस्पेक्टेड है। ठीक है। दैट सच पर्सन शेल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, वो पर्सन ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कोई इंड्यूसमेंट कॉज नहीं करेगा, थ्रेट कॉज नहीं करेगा या प्रॉमिस नहीं करेगा उस पर्सन को जो कि एक्वेंटेड है फैक्ट्स ऑफ द केस से, और उसको डिस्यूट भी नहीं करेगा फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और टू एनी पुलिस ऑफिसर, और टेम्पर विद द एविडेंस, वो एविडेंस के साथ टेम्पर भी नहीं करेगा। एंड मे ऑल्सो इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सच अदर कंडीशन एज द कंसीडर्स नेसेसरी, और भी कंडीशन इम्पोज कर सकती है जो कोर्ट को नेसेसरी लगता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। Subsection 4, an officer or a court releasing any person on bail under subsection 1 or subsection 2 shall record in writing his or its reasons or special reasons for doing so। अगर वो कोई भी पुलिस ऑफिसर रिलीज़ कर रहा है तो वो रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा कि किस बेसिस पे उसने रिलीज़ किया है। जो ये है सबसेक्शन 5, वो कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में बात करता है। एनी कोर्ट विच हैज़ रिलीज अ पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 मे इफ इट कंसिडर नेसेसरी सो टू डू डायरेक्ट दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी, मतलब बेल को कैंसिल करके वो वापस कस्टडी में भेज सकता है उस पर्सन को। इफ इन एनी केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज नॉट कंक्लूडेड, अगर कोई केस जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है और उस जो कि अक्यूज है नॉन बेलेबल ऑफेंस का, वो कंक्लूड नहीं हुआ है विद इन द पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ फिक्स्ड फॉर टेकिंग एविडेंस इन द केस, सच पर्सन शैल इफ ही इज इन कस्टडी ड्यूरिंग द होल ऑफ द सेड पीरियड बी रिलीज ऑन बेल, उसको रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट अनलेस द रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग बाय मैजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट, उसे रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे। इफ एट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, एक बार जब ट्रायल फिनिश हो जाता है ऑफ अ पर्सन अक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड बिफोर जजमेंट, एक बार जब ट्रायल कंक्लूड हो जाता है पर जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले, द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, कोर्ट का ये ओपिनियन है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये बिलीव करने के लिए जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है ऑफ एनी सच ऑफेंस, वो उसे रिलीज कर देगी अक्यूज को इफ़ ही इज़ इन कस्टडी, अगर वो कस्टडी में है, ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ बाय हिम ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को एग्जीक्यूट करके फॉर हिज अपेयरेंस टू हेयर द जजमेंट डिलीवर्ड, मतलब उसे आना पड़ेगा तब जब जजमेंट डिलीवर किया जाएगा। मतलब ये माना जा रहा है कि मान लो ट्रायल कंक्लूड हो गया है, जजमेंट अभी प्रोनाउंस करना है, बट कोर्ट को समझ में आ गया है कि इसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो उसको बॉन्ड को एग्जीक्यूट करके फ्री कर देगी और बोल देगी जब जजमेंट प्रोनाउंस होगा तो आप कोर्ट में आ जाना। सेक्शन 481, बेल टू रिक्वायर अक्यूज टू अपेयर बिफोर नेक्स्ट अपेलेट कोर्ट before conclusion of the trial and before disposal of the appeal, the court trying the offence or the appellate court as the case may be shall require the accused to execute a bond or bail bond to appear before the higher court as and when the such court issues a notice in respect of any appeal or petition filed against the judgment of the respective court, and such bond shall be in force for 6 months। मतलब एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा कि जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता और अगर जब तक अपील का पीरियड ओवर नहीं होता, तो जब भी अगर आपको अपेलेट कोर्ट भी बुलाता है तो आपको आना पड़ेगा, और ये कब तक के लिए एग्जीक्यूटेड रहेगा, फॉर 6 months, ये इंपॉर्टेंट है। इफ सच अक्यूज फेल्स टू अपेयर, अक्यूज नहीं आता है, द बॉन्ड स्टैंड फॉरफिटेड एंड द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 491 शैल अप्लाई। सेक्शन 42, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। अब भाई ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये होता है एंटिसिपेटरी बेल, मतलब अरेस्ट होने से पहले ही बेल मिल जाना।
व्हेन एनी पर्सन हैज़ रीज़न टू बिलीव, उसको रीज़न टू बिलीव है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा उस एक्यूजेशन पे कि उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है। किसी पर्सन को रीज़न टू बिलीव है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा उस एक्यूजेशन पे कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, वो अप्लाई कर सकता है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को फॉर डायरेक्शन द सेक्शन, एंड द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट दैट द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज ऑन बेल। अब इसमें सिंपली बोला गया है कोई भी पर्सन है जिसको रीज़न टू बिलीव है, रीज़न टू बिलीव RTB, कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो उसको वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन पे अप्लाई कर सकता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, कि जैसे ही उसे अरेस्ट किया जाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कहाँ जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन जाएगी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास। सबसेक्शन 2, व्हेन द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मेक्स a direction under subsection 1, it may include such condition in such direction in the light of the facts of the particular case as the case thinks fit. A condition the person shall make himself available for interrogation by a police officer as and when required. मतलब एंटीसिपेटरी बेल देते समय वो कुछ कंडीशन इम्पोज कर सकता है। वो कंडीशन रहेंगी कि जब भी पुलिस इंटेरोगेशन के लिए बुलाएगी तो उसे अपियर होना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, a condition that the person shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to any police officer. अब जो पर्सन है जो कि एंटीसिपेटरी बेल पे रिलीज है वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन को जो कि एक्वेंटेड है फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से, मतलब एविडेंसेस को टेम्पर नहीं करेगा जो पर्सन एंटीसिपेटरी बेल पे रिलीज है। थर्ड है, अ कंडीशन द पर्सन शेल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ कोर्ट। वो जो पर्सन जो एंटीसिपेटरी बेल पे रिलीज है वो इंडिया को लीव नहीं करेगा विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। फोर्थ कंडीशन है, सच अदर कंडीशन एज में बी इम्पोज अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 480 एज इफ द बेल वर ग्रांटेड अंडर सेक्शन। और कोई भी कंडीशन इम्पोज कर सकता है सबसेक्शन 3 और 4 ऑफ सेक्शन 480 के अंदर में जो भी कंडीशंस में ग्रांट की जा सकती थी। Subsection 3, if such person is thereafter arrested without a warrant by an officer in charge of a police station, अगर उसके बाद भी उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा ऑन सच एक्विजिशन and is prepared either at the time of arrest or at time while the custody of such officer to give bail, he shall be released on bail. The magistrate taking cognizance of such offence decide that the warrant should not be issued first instance against the person, he shall be issued a bailable warrant in conformity with the discretion of the court. अगर फिर भी पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर दिया जाता है तो उसे इमीडिएट रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब एक तरह से अगर सिंपली देखा जाए तो एंटीसिपेटरी बेल का काम होता है बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल में कन्वर्ट कर देना। मतलब ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टडी है बेल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट नहीं है। अरेस्ट तो आपको किया जा सकता है बट आपको कस्टडी में डिटेन नहीं किया जाएगा, बेल का ये बेनिफिट है। सबसेक्शन 4, nothing in this section shall apply to any case involving the arrest of any person on accusation of having committed an offence under section 65 and subsection 2 of section 70 of भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब एंटीसिपेटरी बेल आपको नहीं दी जाएगी सेक्शन 65 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70 के अंदर। मतलब ये रेप रिलेटेड ऑफेंसेज में, जैसे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70 तो रेप से गैंग रेप से रिलेटेड बात करता है, तो इन केसेस में आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। अब सेक्शन 480 में अपन ने पढ़ा था कि कब कोर्ट मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट आपको बेल ग्रांट कर सकता है इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब अपन सेक्शन 483 में पढ़ेंगे कि कब आपको हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन बेल ग्रांट कर सकते हैं इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 483 स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। सबसेक्शन 1, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस and in custody released on bail, and if the offence is of nature specified in subsection 3 of section 480 may impose any condition which is considered necessary for the purpose of mentioned in subsection 3। कोई पर्सन जो कि accused है ऑफ ऑफेंस उसे रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे, और वो कंडीशन भी इम्पोज की जा सकती हैं जो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 480 में दी गई हैं उन सेक्शंस के लिए। मतलब वही जो चैप्टर आपका 6, 7 और 17 और BNS में है, BNS में
ऑफेंस कमिट किया है, या किसी ने चैप्टर 6, 7 और 17 और BNS के अटैम्प्ट या एबेटमेंट या कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस किया है, तो वो कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं कि वो विटनेस को वो टेम्पर नहीं करेंगे, इंड्यूस नहीं करेंगे, ये सब कंडीशन इम्पोज की जा सकती हैं. दैट एनी कंडीशन इम्पोज बाय मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बिल विल सेट असाइड और मॉडिफाइड, सेट असाइड भी की जा सकती है और मॉडिफाई भी की जा सकती है. Provided that the High Court or Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence which is triable by exclusively by a court of session, or which, though not so triable, is punishable with imprisonment for life, give notice to application for bail to public prosecutor unless it is for reasons to be required in writing his opinion that not practicable to give such notice. मतलब अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अगर बेल ग्रांट कर रही है उस पर्सन को जो कि एक्सक्लूसिव ट्राइबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल नहीं भी है, वो पनिशेबल है विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो नोटिस दी जाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को. और अगर ये प्रैक्टिकेबल नहीं है तो नोटिस नहीं भी दिया जाएगा कि प्रैक्टिकेबली नहीं है, अभी नहीं दे पा रहे हैं नोटिस. प्रोवाइड फर्दर दैट द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन शेल, बिफोर ग्रांटिंग बेल टू अ पर्सन हु हैज अक्यूज ऑफेंस और ट्राइबल अंडर सेक्शन 65 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70 और भारतीय न्याय संहिता, गिव नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर बेल टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन 15 days फॉर डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन. अगर वो बेल ग्रांट कर रहे हैं सेक्शन 65 या सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70, जिसमें मैजिस्ट्रियल कोर्ट बेल ग्रांट नहीं कर सकता, अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ग्रांट कर रहे हैं तो नोटिस देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को विद इन 15 days. Subsection 2, the presence of informant or any person authorized by him shall be obligatory at the time of hearing of application for bail to person under section 65 or subsection 2 of section 70 of भारतीय न्याय संहिता. प्रेजेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट जरूरी होगा जब इन केसेस में बेल ग्रांट की जाएगी. Subsection 3, the High Court or Court of Session may direct that any person who has been released on bail under this chapter be arrested and committed into custody. मतलब बेल को कैंसिल किया जा सकता है सबसेक्शन 3 में. सेक्शन 480 में सबसेक्शन 5 में बेल को कैंसिल किया जा रहा था. इसमें सेक्शन आपके कौन से 483 के सबसेक्शन 3 में बेल को कैंसिल किया जा रहा है. तो यही सब इंपॉर्टेंट थे बेल के प्रोविजंस में जहाँ से पूछा जाता है. सो डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. सो डेट्स इट. थैंक यू.